हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमने प्रॉमिस किया था ये वीडियो में हम सीए फाउंडेशन आरटीपी का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सीखने की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा ट्रू और फॉल्स का है, और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आता है 12 मार्क का, 6 ट्रू और फॉल्स आते हैं 2-2 मार्क के, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स का मार्क नहीं है, उसके साथ रीजनिंग भी देना है। तो 1 मार्क आपका होगा ट्रू फॉल्स का और 1 मार्क होगा उसका रीजनिंग का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, प्रायर पीरियड आइटम नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो करंट पीरियड का होता है ना, ऊपर हम लिखते भी हैं फॉर द ईयर। तो अगर कुछ भी चीजें पिछले पीरियड की है, प्रायर पीरियड, लास्ट ईयर का कुछ भी एडजस्टमेंट बाकी रह गया है, तो उसे हमें अलग से डिस्क्लोज करना है। तो इधर बता रहे नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। Prior period item should be separately disclosed in the current statement with their nature and amount in a manner that their impact on current profit and loss is perceived। यानी सिर्फ दिखाना नहीं है, उसकी वजह से क्या मतलब उसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, और उसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है वो भी हमें बताना है। Second question, salary paid in advance is not an expense because it neither reduces asset nor increases liability। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमने सैलरी जो पे किया है वो एडवांस में है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का सैलरी हम अभी पे कर रहे हैं, तो वो हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, रादर वो हमारा करंट एसेट है और उसको बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट, द एरर विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसअग्री। तो अभी तक का पूरा राइट था, ये लास्ट वर्ड में उन्होंने गूगली डाल दिया। तो कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब मैंने एक गलती की है और उसी के एग्जैक्टली जैसी उतने ही अमाउंट की ऑपोजिट गलती की है। तो दोनों गलती क्योंकि सेम अमाउंट की है पर ऑपोजिट गलतियां हैं, वो कॉम्पनसेट हो जाएगी, फिटूस हो जाएगी। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो अग्री होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रायल बैलेंस डिसएग्री, ये वाला जो पार्ट है वो गलत है। ट्रायल बैलेंस विल अग्री। फोर्थ, द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। नो, ये वाला पार्ट गलत है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, बाय प्रोडक्ट बेच के जो भी पैसे मिलते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बिकॉज इट रिड्यूसेस अवर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मेन प्रोडक्ट। समझा? तो स्टेटमेंट राइट है, एंड वाला पार्ट रॉन्ग है। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आना चाहिए। फिफ्थ, in case of consignment sale, ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods। तो ये फॉल्स बात है। मैं कंसाइनर हूं, मान लीजिए आप कंसाइनी हैं, तो मैंने आपको गुड्स सेंड किया। देखो वर्ड पे जोर लगाइएगा, मैंने आपको गुड्स सेंड किया, सेल नहीं किया है। मैंने गुड्स भेजा है आपको, आप मेरे एजेंट हैं और मैं प्रिंसिपल है। तो जो गुड्स आपके पास हैं उसका सिर्फ पोजेशन आपके पास है, ओनरशिप आपके पास नहीं हो सकता है। ओनरशिप मेरा है क्योंकि आपने गुड्स खरीदे नहीं है, आप मेरे बिहाफ पे उसे बेचने वाले हैं। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पोजेशन कंसाइनी के पास होगा, ओनरशिप विल स्टिल लाई विथ कंसाइनर बिकॉज ही इज प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, the problem of reading interest arises
when the due date of a transaction falls after the closing date of current account. तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, मैं समझाता हूं क्या. तो एग्जाम्पल, मैं और मेरा कस्टमर हम दोनों बैठे हैं, आज अकाउंट क्लोज करना है, जिसको अकाउंट करंट में डेट ऑफ रेंडरिंग बोलते हैं. तो से 31 मार्च का आज का दिन है और आज हम अकाउंट सेटल करने वाले हैं. सो वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट टुडे. अगर कोई बिल अप्रैल में ड्यू हो रहा है ना, अगर कोई बिल अप्रैल में ड्यू हो रहा है, मैं बैठा हूं मार्च में सेटल करने के लिए, बट अगर कोई बिल अप्रैल में ड्यू हो रहा है तो वो लेट नहीं है, इनफैक्ट वो आज सेटल कर रहा है, तो ही इज गिविंग मी मनी अर्ली. से 5 अप्रैल को बिल ड्यू हो रहा है पर आज 31 मार्च को वो पैसा देने वाला है. सो ही इज गिविंग मी मनी 5 days अर्ली. तो वो जो इंटरेस्ट है वो आई विल हैव टू पे हिम रादर देन टेक फ्रॉम हिम, है ना. तो ऐसे इंटरेस्ट को रेड इंक इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो उसका उल्टा इफेक्ट होता है कि वो हमें देना नहीं होता है, मतलब हमें उनसे लेना नहीं होता है, हमें देना होता है वो इंटरेस्ट, है ना. तो इसको, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट 8th, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये वर्ड वोकेशन मतलब से एग्जाम्पल कारपेंटर है, तो वो प्रोफेशन नहीं है, वहां पे स्किल यूज किया जाता है. प्रोफेशन में दिमाग यूज करते हैं, कारपेंट्री जैसे काम में स्किल यूज करते हैं, है ना. तो वोकेशन में जो प्रॉफिट है वो ढूंढने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज इट्स सिक्योरिटी ओनली लिस्टेड विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो ये ओनली वर्ड में गड़बड़ है. एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, then that is called a listed company. So not only national stock exchange, any recognized stock exchange. Next, partners can share profit and losses in their capital ratio when there is no agreement. तो ये बात गलत है. अगर अग्रीमेंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, हाँ, पार्टनर्स को प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में शेयर करना है, ना कि कैपिटल रेशियो में. ठीक है. तो ये आपका ट्रू और फॉल्स हो गया. अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है. एक एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, 1,00,000 2 लाख रुपए, और मैं चाहता हूं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं. तो मैं उसका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, P&L लेकर बैठा हूं और मैं स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं. क्या इवैल्यूएट कर रहा हूं? कि मेरे पैसे इस कंपनी में डालने लायक है या नहीं. तो मैं बैलेंस शीट तो देख रहा हूं उनकी, पर मुझे यह पता होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि ये बैलेंस शीट पढ़ने में क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जो शायद इसमें ना लिखा हो. ठीक है. तो देखते हैं इसका आंसर और आपको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन. पहला, द फैक्टर्स विच में बी रिलेवेंट in assessing the worth of the enterprise don't find place in the accounts as they cannot be measured in terms of money. So one of the concept of financial statement is money measurement concept. यानी कोई भी चीज अगर बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो वो मनी टर्म्स में मेजरेबल होनी चाहिए. अब एक एग्जांपल देते हैं आपको. मान लीजिए मैं रिलायंस का बैलेंस शीट स्टडी कर रहा हूं, है ना. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है श्री मुकेश अंबानी. क्या रिलायंस की सक्सेस में मुकेश अंबानी जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं? ऑफ कोर्स हैं. पर क्या वो बैलेंस शीट में लिखा होगा कहीं पे? कहीं नहीं लिखा होगा. अगर मुकेश अंबानी जी हैं तो रिलायंस का इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है. तो मेरा लिमिटेशन यह है कि मैं सिर्फ रिलायंस की बैलेंस शीट देख रहा हूं, तो उसके, मुकेश जी का एक एग्जांपल लिया है. वैसे जो कंपनी की मेन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होती है, वो एम्प्लॉयज की वजह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट करते हैं, वो बात कभी भी बैलेंस शीट में लिखाई नहीं जाती है. वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, पर उसकी वैल्यू कभी भी हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखती है. तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. सेकेंड,
बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट, while the users of accounts are interested in knowing the position in the near future. तो अगेन मजे की बात, मैं इवेल्युएट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए इस कंपनी से, प्राइस बढ़ना चाहिए, पर मैं प्रेजेंट देख रहा हूं, तो प्रेजेंट बैलेंस शीट में भविष्य क्या होगा ये तो बता नहीं रहे हमें। प्रेजेंट सिचुएशन पता है पर भविष्य क्या होगा ये मेरा अंदाजा है। बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखा है कि ये साल प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी वो होने ही वाला है या नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। एक एग्जांपल, मैंने 1970 में कोई लैंड खरीदा है तो वो आज भी बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पे दिखाऊंगा। अब उसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है ना? तो जो भी वैल्यूज हम अकाउंट्स में लिखते हैं उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है। दूसरा एक एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर का वेजेस मैंने स्टाफ को दिया 1 लाख रुपया, इस साल मैंने वेजेस दिया 1,20,000 रुपया। अब मैं सोचूंगा 20,000 से वेजेस बढ़ गया, अरे बाबा रे, अरे नहीं ना, इन्फ्लेशन भी तो एक फैक्टर है। तो लास्ट ईयर का 1 लाख करंट ईयर के 1,20,000 से इक्वल भी हो सकता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं? तो वो बैलेंस शीट में वो बातें नहीं पता चल सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। थर्ड, देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। इसमें समझाने जैसा नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंट। जैसे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट करते हैं, तो लाइफ ऑफ एसेट तो एक जजमेंट है, कम ज्यादा हो सकता है, यानी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी एक एस्टिमेट हो गया, कम ज्यादा हो सकता है। तो जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं देन व्हाट इट इज, बिकॉज इट इज अ एस्टिमेट। लास्ट वन, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। तो आपको पता है अकाउंटिंग फ्रॉड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, और क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये मेथड फॉलो करूं या ये करूं या ये करूं, तो मैं तीनों में से मैनिपुलेट करके जो अच्छा पिक्चर दिखाता है वैसा वाला मेथड फॉलो कर सकता हूं। तो बिकॉज देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, आई कैन मैनिपुलेट एंड शो अ रॉन्ग पिक्चर टू पब्लिक। तो ये कुछ लिमिटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसको एज ए डिस्टिंक्शन जैसे हम बाजू बाजू में लिखते हैं ऐसे जरूरी नहीं लिखो आप, तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को अपने अपने हिसाब से समझा दीजिए। तो आप यहां पे पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब, हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऐसा अजम्पशन होता है कि कंपनी नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली है, या कंपनी के एग्जाम्पल 8-10 ब्रांचेस हैं, तो हो सकता है एक आधा ब्रांच बंद हो जाए, पर वो बहुत ही मेजर ब्रांच नहीं होना चाहिए, है ना? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब कि हमारी कंपनी चलती रहेगी इन द फोरसीएबल फ्यूचर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब, एक्चुअली कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न के बेस पे। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मैंने लैंड का एग्जांपल अभी इन्फ्लेशन के लिए लिया था, तो लैंड मैंने 70s में खरीदा है, पर भी आज भी मैं उसे मेरी बैलेंस शीट में कॉस्ट में लिखूंगा, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि यही लैंड मैं आगे भी यूज करने वाला हूं। बिकॉज माई कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, आई विल रिकॉर्ड लैंड एट द कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एट विच आई हैड बॉट इट, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। थोड़ा चेंज कर देते हैं, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट 3 महीने में मैं मेरा बिजनेस बंद कर दूंगा, इन दैट केस आई कैन वैल्यू लैंड नॉट एट कॉस्ट बट एट मार्केट प्राइस। ठीक है? तो एक्चुअली ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो हैंड इन हैंड है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब बनता है गोइंग कंसर्न से। ठीक है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो भी एसेट्स में बैलेंस शीट में लिखता हूं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, यानी वो कॉस्ट जिस पे मैंने वो एसेट को पास्ट में खरीदा था, लेस उसका जो एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन है वो। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और ये
एक्चुअली फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। अ रनिंग बिजनेस वॉज परचेस्ड बाय मोहन विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कैश एसेट है, लैंड एसेट है, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। तो ये मैंने टेक ओवर किया। किसने टेक ओवर किया? मोहन ने। तो सारी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। ये दो जो लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम कैपिटल लिख देंगे। तो चेक करते हैं हमारी एंट्री। तो ये जो सारी एसेट्स है उसको डेबिट किया, कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक। क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट किया, और जैसे मैंने बताया था कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दिया, विच इज द अमाउंट ओनर हैज गिवन टू द बिजनेस। सेकेंड लेते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो इसकी दो एंट्रीज हैं। एक एंट्री है, ये हम एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है ना, फ्री सैंपल हम दे रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट हम दो में से कोई भी एक अकाउंट कर सकते हैं। एक है परचेज अकाउंट और दूसरा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये दोनों में से कोई भी अकाउंट हम क्रेडिट कर सकते हैं, पर डेबिट का अकाउंट हमेशा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन, लिस्ट प्राइस 12,000 है एंड ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। 300 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो बार मैं इधर कैलकुलेशन कर लेता हूं। 12,000 का 10% होता है 1,200 रुपया, तो ये माइनस कर दूं तो मैं एंट्री पास करूंगा 10,800 से। ये मेरा नेट अमाउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा गुड्स परचेस्ड का एंट्री 10,800 से। बट मैं अभी पैसे दे रहा हूं, तो जो नवीन भाई साहब हैं वो हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, और वो डिस्काउंट है 300 का, कैश डिस्काउंट है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 10,800 से, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 10,500 से, और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा 300 रुपीज से। नेक्स्ट, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर 10,200 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। तो एक तो पेटी कैश बाहर जा रहा है, पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कुछ बच्चे ना इसको इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा, एक मार्क हमारा ऐसे ही चला जाएगा। तो क्यों इनकम टैक्स क्रेडिट डेबिट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उधर लिखा है, देखो एक वर्ड, इनकम टैक्स ऑफ अ प्रोप्राइटर। तो ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो पर्सनल एक्सपेंस को आप जानते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लास्ट वाला, सुमित बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड ओनली पे 50 पैसे इन अ रूपी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज 3,600। तो हमें सुमित से 3,600 रुपए लेने हैं, वो सिर्फ आधा पैसा ही दे रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी का आधा वो नहीं देने वाला है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटा। कितना पैसा मिल रहा है? तो 3,600 का आधा यानी 1,800 मिल रहा है। क्या इस बात से हम दुखी हो जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स दुखी हो जाएंगे सर। कितने का दुख होगा? 1,800 रुपए का दुख होगा। तो बैड डेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सुमित को हमारी जिंदगी से और बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देते हैं, तो सुमित को क्रेडिट कर देंगे 3,600 से। सो कैश बैंक डेबिट, बैड डेट डेबिट, टू सुमित क्रेडिट। ठीक है, लास्ट थियरी क्वेश्चन करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस। अब ये वर्ड से मुझे जरा आपत्ति है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक्सपेंडिचर के नहीं है, है ना। तो जरा पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं हम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज्ड बाय फायर। तो यहां पे पैसे मिलने की बात हो रही है भाई, पैसे दे नहीं रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो ये कौन सा इनकम है? ये रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? तो इसका आंसर देखते हैं। इन्होंने एक्सपेंडिचर ही लिखा है, तो वो वर्ड से जरा आपत्ति है हमें। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होगा,
ये रेवेन्यू इनकम होगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूं आपको। तो अगर 10,000 रुपया का स्टॉक था, वो जल गया हमारा, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल रहे हैं से 10,000 रुपए, तो 10,000 को हम कहां पे क्रेडिट करेंगे? तो पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। एक्चुअली ना कुछ फायदा हो रहा है ना कुछ नुकसान हो रहा है, जीरो, क्योंकि 10,000 का लॉस है और 10,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं, तो नेट इफेक्ट तो इसका जीरो हो जाता है। पर 10,000 हम बैलेंस शीट में कहीं क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे माइनस नहीं करने वाले हैं, है ना, हम लॉस को कम करने वाले हैं। और लॉस हम कहां लिखते हैं? पीएनएल में डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो इसको पीएनएल से हम कम करेंगे, इसीलिए ये रेवेन्यू रिसीप्ट है या रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट, सूट यानी एक लॉ हमारे पर केस कर दिया है, क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिव्स लैंड। मतलब हमें किसी ने, हमारे पर किसी ने केस कर दिया है कि ये जो जगह है वो हमारी है, तो आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से छोड़ के चले जाइए, ऐसा किसी ने केस कर दिया है और हमने लॉयर रखा है हमारी तरफ से ये केस को डिफेंड करने के लिए, है ना। तो एक्चुअली ये जानबूझ के लैंड की बात कर रहे हैं ताकि हम इसको कहें कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमसे गलती करवाना चाहते हैं, पर क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया आप वो गलती नहीं करोगे। तो मैं समझाता हूं क्या, ये रूटीन में होते रहता है बिजनेस में कि हम पे कोई क्लेम कर दे और हमें वो क्लेम को डिफेंड करना पड़े, तो ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ये लैंड के लिए है इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक बात आपको समझा दूं, लैंड खरीदने के बाद ये लॉयर का खर्चा हो रहा है, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर जैसे मैं थर्ड पॉइंट को ले लेता हूं साथ में और उसके साथ समझा दूंगा। तो थर्ड पॉइंट में क्या है क्वेश्चन, देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये मशीनरी खरीदने के पहले हमारे जो ऑफिसर हैं वो अब्रॉड जा रहे हैं देखने के लिए, कोई फेयर में पार्ट लेने के लिए, वहां पे देखेंगे मशीनरी अच्छा है, पसंद आया तो इंपोर्ट करके इंडिया में लेकर आएंगे। तो मशीनरी के कॉस्ट में वो हमारे ऑफिसर का आना जाना खाना पीना वो कॉस्ट भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो मशीनरी खरीदने के पहले की कॉस्ट है। तो थर्ड वाला जो आंसर है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर सेकंड वाला जो आंसर है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों भाई? क्योंकि वो फैक्ट्री लैंड खरीदने के बाद ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड, तो ये रेवेन्यू इनकम है, ये कोई एक्सपेंडिचर की बात नहीं है, हमें तो पैसे मिल रहे हैं और ये रेवेन्यू इनकम है, रिकरिंग मिलते रहता है, तो ये लास्ट वाला जो है वो रेवेन्यू इनकम है। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ आरटीपी। ऐसे ही पार्ट 2, 3 और 4 में बाकी के सारे क्वेश्चंस हम आपको सिखाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ समझ आया होगा और आप उससे डेफिनेटली यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये वीडियो को आप लाइक करना है, आपको ये वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि वो भी देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लुकिंग एट आवर कंटेंट मोर ऑफन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।